खबर यह है कि श्रीमद् भगवद गीता और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल कर लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उपलब्धि पर खुशी भी जाहिर की है। ये रजिस्टर महत्वपूर्ण दस्तावेजों को संरक्षित करता है और उनकी पहुंच को काफी हद तक आसान बनाता है। भारत के अब 14 अभिलेख इस रजिस्टर में शामिल कर लिए गए हैं, तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को भी इसमें जगह दे दी गई है और साथ ही साथ भारत के अब 14 अभिलेख इस रजिस्टर में शामिल कर लिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर सभी देशवासियों को बधाई भी दी है, क्योंकि देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर इसको देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कहना है कि पूरे देश के लिए और देशवासियों के लिए गर्व का क्षण है। देखिए, शानदार खबर आप सबके लिए। श्रीमद् भगवद गीता और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को यूनेस्को में जगह मिल गई है। मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर कैटेगरी जो होती है उसमें इसको शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री ने खुशी का इजहार किया है और कहा है कि देश भर के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि है। ये रजिस्टर जो है वो महत्वपूर्ण दस्तावेजों को संजो कर रखता है, उन्हें सुरक्षित करता है, उनकी पहुंच को आसान बना देता है। तो अब तक 14 अभिलेख जो भारत के हैं, इंडिया के, उनको इस रजिस्टर में शामिल किया गया है। अब 2 और इसमें शामिल हो गए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इस उपलब्धि पर देशवासियों के लिए ट्वीट भी किया गया है। ट्वीट भी आप जाकर चेक कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के लिए ये एक बड़ा क्षण है। और अब बात डिफेंस डील की। भारत का हथियारों के निर्यात में साल दर साल इतिहास रच रहा है और लगातार नए आयाम स्थापित भी कर रहा है। फिलहाल खबर सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस को लेकर है। खबर है कि फिलीपींस के बाद वियतनाम जल्द ही भारत के ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए समझौता करने जा रहा है। वियतनाम फिलीपींस के बाद दूसरा देश होगा जो ब्रह्मोस मिसाइल को अपनी नौसेना में शामिल करेगा। दुनिया की सबसे घातक सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस पलक झपकते दुश्मन को कर देता है नेस्तनाबूद। किसी भी जगह से ब्रह्मोस को किया जा सकता है लॉन्च। ब्रह्मोस की इन्हीं सब खासियतों के चलते दुनिया के कई देश भारत में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल के दीवाने हैं। और हो भी क्यों ना, ब्रह्मोस दुनिया की गिनी चुनी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में से एक है। पहले फिलीपींस और अब वियतनाम इस मिसाइल को खरीदने जा रहा है। वियतनाम के साथ ब्रह्मोस को लेकर समझौता अंतिम चरण में है और इसे जल्द ही अंतिम रूप दिया जा सकता है। दोनों देशों के बीच ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर $700 मिलियन का सौदा होने वाला है। वियतनाम भी फिलीपींस की तरह ब्रह्मोस का नौसेना संस्करण खरीदना चाहता है। ब्रह्मोस मिसाइल वियतनाम को उसकी समुद्री सीमाओं की रक्षा करने में मदद करेगी, क्योंकि ये 300 किलोमीटर के दायरे में किसी भी चीनी युद्धपोत को निशाना बना सकती है। वियतनाम के साथ ब्रह्मोस समझौते से सिर्फ वियतनाम का ही फायदा नहीं है, इससे दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग तो मजबूत होंगे ही, भारत को भी चीन के खिलाफ रणनीतिक फायदा मिल सकता है। यह समझौता दक्षिण चीन सागर में तनाव के बीच वियतनाम की रक्षा क्षमता को बढ़ाने में मदद करेगा, क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल की तैनाती चीन के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। चीन के लिए दक्षिण चीन सागर नाक का सवाल है। भारत चीन के उसी संवेदनशील हिस्से पर प्रहार कर रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल की खासियत का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि चीन के पास अभी ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है जो ब्रह्मोस को ट्रैक कर उसे रोक सके। एक बार जब भारत ने गलती से पाकिस्तान के ऊपर इस मिसाइल को दाग दिया था, तो पाकिस्तान में लगे चीनी एयर डिफेंस सिस्टम सिर्फ इसे ट्रैक कर पाई थी, लेकिन कोई रिएक्शन नहीं हो पाया था। चीनी एयर डिफेंस सिस्टम इसके सामने बेबस निकला था, जिसने पाकिस्तान को अंदर तक हिला दिया था। और चीन भी इसीलिए ब्रह्मोस से डरता है, जिसकी वजह से दुनिया के कई देश इसे खरीदने को इच्छुक हैं। ब्रह्मोस को कहीं से भी दागा जा सकता है, यानी इसे पनडुब्बी, जहाज, विमान या जमीन से लॉन्च किया जा सकता है। इसकी 6 से ज्यादा वर्जन हैं।
1200 से 3000 किलो वजन तक की ये मिसाइलें 20 से 28 फीट तक लंबी होती हैं। ये मिसाइल 200 से 300 किलो परमाणु या पारंपरिक हथियार ले जा सकती है। ये मिसाइल 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकती है। 290 से लेकर 800 किलोमीटर तक की रेंज है। ये समंदर में कुछ फीट ऊपर उड़ान भरती है, इसलिए राडार पर दिखती नहीं है। अगर इसकी स्पीड की बात करें तो ये 3700 किलोमीटर प्रति घंटा है। फिलीपींस पहला देश है जिसने ब्रह्मोस मिसाइल खरीदी है। इंडोनेशिया के साथ भी डील के लिए बातचीत चल रही है। मध्य एशिया, दक्षिण अमेरिका और मध्य पूर्व के कई देशों ने भी ब्रह्मोस मिसाइल में रुचि दिखाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अगर 2016 से बात की जाए तो भारत हर बीतते साल के साथ हथियार निर्यात में नई ऊंचाइयों को छूने लगा है। अब तो कई देश भारत से मेड इन इंडिया हथियारों को खरीदकर अपनी जरूरतें पूरी करते हैं और भारत भी आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से अग्रसर है। भारत भले ही आज भी हथियारों का बड़ा आयातक हो, लेकिन अब वो तेजी से हथियारों का निर्यातक भी बनता जा रहा है। पिछले 10 सालों में हिंदुस्तान के रक्षा निर्यात में 30 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है और भारत दुनिया के टॉप 25 हथियार निर्यातक देशों की सूची में शामिल हो गया है। खबर तो ये भी है कि अमेरिका, फ्रांस और आर्मेनिया भारतीय सैन्य निर्यात के ग्राहक बनकर उभरे हैं। जब से भारत में आत्मनिर्भर अभियान की शुरुआत हुई है, तब से रक्षा क्षेत्र में भी जबरदस्त परिवर्तन आया है। खबर तो यहां तक है कि भारत दुनिया के 100 से ज्यादा देशों को सैन्य उपकरण निर्यात कर रहा है। अमेरिका और फ्रांस को सॉफ्टवेयर, पुर्जे और इलेक्ट्रॉनिक सैन्य उपकरण निर्यात किए जा रहे हैं, तो आर्मेनिया को ATAGS आर्टिलरी गन, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, स्वाति हथियार लोकेटिंग सिस्टम समेत कई हथियार शामिल हैं। देश में बनाए जा रहे प्रमुख सैन्य उत्पादों में LCA तेजस लड़ाकू जेट, विमान वाहक युद्धपोत, पनडुब्बी, धनुष आर्टिलरी गन सिस्टम, MBT अर्जुन एडवांस टूड आर्टिलरी गन सिस्टम, लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल, हाई मोबिलिटी व्हीकल, वेपन लोकेटिंग रडार, 3D टैक्टिकल कंट्रोल रडार, हल्के टॉर्पीडो, सिमुलेटर, ड्रोन, सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो, आकाश मिसाइल सिस्टम और ब्रह्मोस मिसाइल जैसे हथियार शामिल हैं। भारत की उपलब्धि केवल हथियार उत्पादन में ही नहीं है, बल्कि हथियारों की बिक्री में भी भारत ने तेजी से छलांग लगाई है। 2013-14 के मात्र 686 करोड़ रुपए के हथियार बेचने वाले भारत ने 2023-24 में 21,083 करोड़ रुपए के हथियार दुनिया को बेच डाले, जो कि रक्षा निर्यात में अब तक की सबसे बड़ी छलांग है। ये उपलब्धि एक दशक में 20 गुना ज्यादा बढ़ोतरी को दिखाता है और केंद्र सरकार 2029 तक रक्षा निर्यात को 50,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाने के लक्ष्य पर काम कर रही है। केंद्र सरकार हथियारों के निर्यात के लिए भी कोशिश कर रही है। सरकार हथियार खरीदने वाले देशों को कम ब्याज दरों पर और लंबे समय के लिए लोन देने के प्लान पर काम कर रही है। इसका फायदा उन देशों को मिलेगा जो राजनीतिक अस्थिरता या कम क्रेडिट रेटिंग की वजह से महंगे कर्ज नहीं उठा पाते। भारत इसके लिए ब्राजील, अर्जेंटीना समेत 20 देशों में कूटनीतिक तौर पर काम कर रहा है। 2022 में रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद स्थिति भी बदल गई है। पश्चिमी देशों ने अपने हथियार यूक्रेन भेज दिए और रूस ने अपने हथियार सिर्फ खुद के लिए बनाए। इससे उन देशों को दिक्कत हुई जो रूस और अमेरिका पर निर्भर थे। ऐसे में वे देश जो दोनों से हथियार खरीदते रहे, उन्होंने भारत से संपर्क करना शुरू किया। भारत ने भी इस अवसर को पहचाना और अब भारत विदेशी डिप्लोमेट्स और अपने हथियार कंपनियों के बीच बैठक करा रहा है ताकि भारत अपने रक्षा निर्यात को बढ़ा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
जम्मू कश्मीर के कठुआ में सुरक्षा बल ने आतंकी हमलों से निपटने के लिए एक मॉक ड्रिल की। इस अभियान में जम्मू कश्मीर पुलिस और रेलवे के जवान शामिल रहे। साथ ही दमकल विभाग की टीमें भी इसका हिस्सा बनी। ये मॉक ड्रिल वहां रेलवे ट्रैक के पास की गई। मॉक ड्रिल के दौरान हथियारों से लैस कुछ जवान रेलवे पुल के नीचे घात लगाकर बैठे भी नजर आए, जबकि दूसरी तरफ रेलवे पटरियों के दोनों तरफ जवान हथियार पकड़े खड़े थे। इन सभी की नजर सामने रेलवे ट्रैक के पास बने एक छोटे से मकान में छिपे आतंकियों पर थी। फिर एक इशारा मिलते ही उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी और आतंकियों का खात्मा कर ही दम लिया। ड्रिल के दौरान घायलों को सुरक्षित बाहर निकालने का अभ्यास भी किया गया, यानी अलग अलग टीमों ने मिलकर इस मॉक ड्रिल में एकजुट होकर काम किया। ये मॉक ड्रिल प्रैक्टिस है। इसमें जवानों को अलर्ट करने के लिए और प्रैक्टिस के तौर पर ही किया है। अलर्टनेस हम चेक करते हैं कि अगर कोई ऐसा एक्चुअल में इंसिडेंट हो जाए तो उसको कैसे हमने ऑन स्पॉट साइट पे जाके एक्शनेबल करना है। और चलिए बात जरा मौसम की कर लेते हैं। देखिए, वीकेंड की शुरुआत के साथ मौसम ने भी करवट ले ली है। मौसम विभाग के मुताबिक इस वीकेंड पर एक मजबूत वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हिमालय के पर्वतीय इलाकों और साथ ही नॉर्थ वेस्ट भारत के मैदानी इलाकों में एक्टिव हो रहा है, जिससे आज से लेकर 20 अप्रैल तक बारिश, बिजली, तेज हवाओं का अनुमान जताया गया है। यानी जो तापमान अभी 40 डिग्री के पार चल रहा है उसमें थोड़ी सी राहत मिल सकती है। मौसम विभाग की माने तो शनिवार यानी कल दिल्ली एनसीआर में दिन भर बादल छाए रह सकते हैं, हल्की बरसात हो सकती है, तो जाहिर सी बात है तापमान में गिरावट से थोड़ी सी राहत जरूर मिलेगी। तो दिल्ली एनसीआर के मौसम की बात करें तो फिलहाल तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, जो दिन में बढ़कर 40 डिग्री तक पहुंच जाता है। लेकिन गुड न्यूज ये है कि कल से दिल्ली का मौसम यू टर्न लेने वाला है। मौसम विभाग की माने तो हाल ही में एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर दिल्ली एनसीआर में देखने को मिलेगा। कल शाम यहां आंधी बारिश की संभावनाएं हैं, जिससे पारा गिरेगा और लोगों को गर्मी से राहत भी मिलेगी। गुड न्यूज ये भी है कि 20 अप्रैल को भी दिल्ली एनसीआर में बादलों का डेरा रहेगा। हालांकि 21 और 22 अप्रैल को मौसम साफ रहने की उम्मीद है। अब देखिए, पश्चिमी विक्षोभ की वजह से पहाड़ी इलाकों पर ताज़ा बारिश का दौर दिखने के लिए मिलेगा, तो जाहिर सी बात है इसका असर मैदानी इलाकों पर तो होगा। अगले 3 दिन मौसम कैसा रहेगा, आईएमडी के मौसम वैज्ञानिक से जान लेते हैं। एक पश्चिमी विक्षोभ जो है यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है, जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया को प्रभावित करेगा, तो इसकी वजह से जो हमारा पश्चिम हिमालय क्षेत्र है, वेस्टर्न हिमालयन रीजन है, वहाँ पर बारिश और की घटनाएं वो बढ़ेंगी। 18 और 19 तारीख को पीक इंटेंसिटी रहने वाली है बारिश से संबंधित। इसके लिए थंडरस्टॉर्म, गस्टी विंड, हेल यानी वज्रपात की चेतावनी जो है वो हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के लिए जारी की गई है। वहीं भारी वर्षा की चेतावनी भी जम्मू कश्मीर के लिए और हिमाचल प्रदेश में कुछ एक स्थानों के लिए जारी की गई है 18 और 19 तारीख को। और अब खबर मौसम के हाल की। देश के अलग अलग इलाकों में गर्मी की धूप छांव चल रही है। कहीं तेज गर्मी पड़ रही है तो कहीं बीच बीच में बारिश लेकर आने वाले बादल राहत भी दे जा रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं अयोध्या से अंबाला और जम्मू कश्मीर तक का हाल। बताएंगे कहां झुलसाने वाली गर्मी पड़ रही है तो कहां इससे निजात के आसार हैं, और ये भी बताएंगे कि ऐसे उल्टे पुल्टे मौसम में किस तरह से सावधानी बरतने की आपको जरूरत है। आसमान में छाए काले बादल, तेज हवा के झोंके और जमीन पर पड़ती बारिश की बूंदें। ये तस्वीरें रामनगरी अयोध्या की है, जहां गुरुवार शाम मौसम ने करवट ली तो लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। मौसम के बदलते मिजाज की वजह से यहाँ पर कई दिनों से गर्मी की तपिश झेल रही धरती को तरावट मिली और कुदरत मेहरबान हुई है तो आम लोग भी बेहतर महसूस कर रहे हैं। मौसम तो इस समय बहुत बढ़िया हो गया है। हल्की हल्की बारिश हो रही है, हवा भी चल रहा है, धूल उड़ रहा था लेकिन बारिश के कारण धूल अब कम है। गर्मी से बहुत राहत मिल रही है। अभी पहले कैसी गर्मी थी? बहुत भीषण गर्मी थी, हम लोग दोपहर में घर से भी नहीं निकलते थे, लेकिन अब मौसम बहुत बढ़िया हो गया है। हालांकि अयोध्या से पश्चिम उत्तर की ओर दिल्ली और आसपास के इलाकों में मौसम के तेवर फिलहाल तीखे ही बने हुए हैं। दिल्ली एनसीआर में गर्मी एक बार फिर से तेजी पर है और फिलहाल कुछ खास राहत मिलने के आसार नहीं दिख रहे हैं। गुरुवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 40.6 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3.8 डिग्री ऊपर है। इससे पहले 7 अप्रैल को दिल्ली में पारा 40 डिग्री के पार गया था। आज दिल्ली में अधिकतम तापमान 39 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री के आसपास रह सकता है।
मौसम विभाग का अनुमान है कि आज दिल्ली और आसपास के इलाकों में तेज हवाएं चल सकती हैं। बात करें पश्चिम भारत की तो गुजरात में पारा एक बार फिर से 43 डिग्री के पार पहुंच चुका है। राज्य में राजकोट में तापमान सर्वाधिक 43.3 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि अमरेली में पारा 42.5 डिग्री रहा। हालांकि मौसम विभाग ने अगले 3 दिन गर्मी से राहत मिलने की बात कही है, लेकिन 3 दिन बाद गुजरात में फिर से गर्मी बढ़ने का अनुमान है। अगले 7 दिन तक मौसम शुष्क रहेगा और जो डे 1 है इसमें जो उच्चतम तापमान है इसमें ज़्यादातर परिवर्तन नहीं होएगी, लेकिन उसका आगे 3 दिन मतलब 18, 19, 20 अप्रैल इसमें तापमान में आपका गिरावट होएगी, 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान डाउन होएगी। और उसके आगे जो 2 दिन है मतलब 21, 22 उसमें आपका तापमान में फिर बढ़ोतरी रहेगी, ग्रेजुअल राइज होगी 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए, उदयपुर में भी भीषण गर्मी से लोगों का सामना हो रहा है। आलम यह है कि दिन के वक्त बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। गर्मी शहर के लोगों को ही नहीं बल्कि उदयपुर घूमने पहुंचे सैलानियों को भी परेशान कर रही है। बच्चे गर्मी से निजात पाने के लिए झील में डुबकी लगाते हुए दिख जाएंगे। झीलें सूखने लग गई है और पशु पक्षी सारे नज़ारे से कहीं दिखाई नहीं दे रहे गर्मी के कारण। उसके साथ साथ आम आदमी या तो तरबूज खा के या कोल्ड ड्रिंक पी के या ठंडा पानी पी के अपनी प्यास बार बार बुझाने का प्रयास कर रहा है। हम लोग ठंडा पानी पी रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और ठंडी चीज़ें छाछ, दही, तरबूज ये चीज़ें पीकर घर से आवश्यक काम होता तो बाहर निकलते हैं। इट्स वेरी हार्श, बहुत तेज़ है। इट्स लाइक हवा आती है तो अच्छा नहीं लगता। लाइक मुंबई की हवा में थोड़ा कूल लगता है, बट यहाँ की हवा में ऐसा लगता है एसी के बाहर का जो पंखा होता है ना उसके सामने खड़े हैं। कार्बोनेटेड पीते रहे, लाइक वाटर इनटेक करना पड़ रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बार बार हर 15 मिनट पानी पीना पड़ रहा है। और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं कुदरत की गोद में बसे कश्मीर की हसीन वादियों में, जहां इन दिनों सैलानियों का जमावड़ा लगा है। ट्यूलिप गार्डन के साथ साथ अब पर्यटकों को सरसों के खेत भी मदमस्त कर रहे हैं। हर कोई यहां अपना DDLJ मूवमेंट क्रिएट कर रहा है। सरसों के लहलहाते खेत फिल्मों वाली फील दे रहे हैं। रंगों की इस बहार में कोई सेल्फी ले रहा है तो कोई फोटो खिंचवा रहा है। मन को मोह लेने वाला ये नजारा कश्मीर घाटी का है। कश्मीर को यूं ही नहीं धरती का स्वर्ग कहा जाता है। घाटी और मौसम का अपना अलग ही नाता है। फिर चाहे सर्दियों की बर्फबारी हो या बसंत का ये रंगीन मौसम, पर्यटकों का जमावड़ा यहाँ इस कदर लगा रहता है। कश्मीर के पहलगाम और गुलमर्ग में इन दिनों खेतों में खिली सरसों पर्यटकों का मन मोह रही है। पर्यटक जगह जगह खेतों में सरसों की इस सुहानी बहार में अपना DDLJ मोमेंट जी रहे हैं। अच्छा लगा, हम तो रास्ते में आ रहे थे, लाइक हमको जाना है यहाँ पे, तो ऐसे वो DDLJ में जैसे रहती है ना DDLJ वाली सिमरन, वही वाली शूटिंग करने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पे काफी अच्छा लग रहा है। सरसों के खेत न केवल पर्यटकों को मदमस्त कर रहे हैं बल्कि किसानों को भी इससे काफी लाभ हो रहा है। खास बात यह है कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद से यहाँ विकास और विरासत से जुड़े फूल यूं ही खिल रहे हैं। नतीजा ये है कि घाटी अब देश विदेश के पर्यटकों की पहली पसंद बन चुकी है। इसीलिए हाईवे के किनारे जब किसी पर्यटक को सुनहरे खेत नजर आते हैं तो वो खुद को रोक नहीं पाता और अपने पार्टनर के साथ फोटो लेने पहुंच जाता है, क्योंकि कुदरत का ये हसीन नजारा ही कुछ ऐसा है। कश्मीर में हर एक मौसम की एक अपनी पहचान और खूबसूरती है और हर कोई इंसान उस खूबसूरती को देखने के लिए कश्मीर आता है। यहाँ के लोकल जो स्थानीय लोग हैं वो कश्मीर की अलग अलग जगहों पे जाते हैं इस खूबसूरती से लुत्फानंदोज होने। अगर इस वक्त की बात करें आप तो बहार का मौसम जो है अपने अरूज पे है, फुल ब्लूम पे है और जहाँ जो ग्रीन रेवोल्यूशन आप इसको कहेंगे, सब कुछ जो है एक लंबी ठंड के मौसम के बाद सब्ज होता जा रहा है। उसके साथ साथ आपको रंग बिरंगे फूल दिखेंगे।
सैलानियों को घाटी की खूबसूरती के रंगों का डबल डोज मिल रहा है। एक तरफ खेतों में खिली सरसों पर्यटकों को दीवाना बना रही है, तो दूसरी तरफ श्रीनगर की वादियां 17 लाख ट्यूलिप के फूलों से महक रही है। जी हाँ, एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन में 20 अप्रैल तक ट्यूलिप फेस्टिवल चल रहा है, जिसमें लाखों की संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं। कुल मिलाकर घाटी की सुंदरता के अलग अलग रंग सैलानियों की आंखों को सुकून पहुंचा रहे हैं। बडगाम से मीर फरीद, गुड न्यूज टुडे। और चलिए बात रामनगरी अयोध्या की करते हैं। श्री राम जन्मस्थली होने के कारण और नए मंदिर के निर्माण के साथ अयोध्या विश्व में पर्यटन के नक्शे पर तो पहले से है ही, लेकिन इस पूरे इलाके को सैलानियों के लिए आकर्षक बनाने का काम तेजी से चल रहा है। इसी सिलसिले में अब वहां के रेलवे स्टेशन पर धार्मिक सांस्कृतिक विरासत की छटा दर्शाई जा रही है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। वैसे तो कहा जाता है कि राम नगरी अयोध्या के कण कण में राम है और यहाँ का पूरा माहौल राममय है। इसका अनुभव भी आसानी से किया जा सकता है। लेकिन श्री राम जन्मभूमि अयोध्या नगरी के अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पहुंचने पर जो चीज बड़ी आसानी से लोगों का ध्यान आकर्षित करती है, वो है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की अनूठी आकृति, जो किसी को भी दूर से ही नजर आ सकती है। रामलला के दर्शन के लिए नवनिर्मित श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में जाने से पहले आम लोग इस रेलवे स्टेशन पर ही अपने आराध्य प्रभु की अनोखी प्रतिमा से रूबरू हो रहे हैं। दूर दूर से ट्रेन के जरिए अयोध्या आने वालों के लिए इस रेलवे स्टेशन पर ही भगवान श्री राम की आकृति के दर्शन का मौका मिल रहा है। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर लग रही है भव्य आकृति। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये भगवान राम की आकृति है। इसकी हाइट लगभग अगर हम आपको बताएं तो ये 40 फीट की है और ये 75 लाख की लागत से बनाया जा रहा है। रामलला के साथ साथ हनुमान जी का भी यहाँ पे एक आकृति बनाई जा रही है, जो कि पश्चिम दिशा में है और लिफ्ट के बगल है। यहाँ पे बजरंग बली के साथ साथ सूर्य और स्वास्तिक और ओम के और गिलहरियों की तरह तरह आकृति दर्शाई जा रही है। नए श्री राम मंदिर के निर्माण और पिछले साल रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के सिलसिले में अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन को भी नया रंग रूप दिया गया है, जो देश के कोने कोने से अयोध्या की कनेक्टिविटी का बड़ा केंद्र है। इस रेलवे स्टेशन पर न केवल मुसाफिरों के लिए वर्ल्ड क्लास सुविधाओं का इंतजाम किया गया है, बल्कि लोगों की आवाजाही के इस पड़ाव को भी आस्था और संस्कृति के नए केंद्र के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। रेलवे स्टेशन को एक भव्य तरीके से बनाया जा रहा है, एक दृश्य बनाया जा रहा है। रामायण काल में जिनका जिनका रोल था, वो सारी आकृति आपको अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर देखने को मिलेगी। और लगातार ये जो इसके जो निर्माण हो रहा है, ये फाइबर इसको बोलते हैं, ये फाइबर का मार्बल इसको बोलते हैं, फाइबर मार्बल है जो कि शीशे का होता है और इसके इस तरह से ये आकृति बनाई जा रही। बीच में आप देख रहे हैं कि भारत का नक्शा तक बना है। ये गोल आकृति जो आप देख रहे हैं, इसमें भारत का नक्शा दर्शाया गया और भगवान राम की आकृति बनाई गई। ऊपर से सूर्य का स्तंभ भी है जो कि दर्शाता है सूर्यवंशी, और नीचे उसके पृथ्वी भी है और फिर श्री रामचंद्र जी है। नए श्री राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण के साथ ही उत्तर प्रदेश की अयोध्या नगरी का भी कायाकल्प हो चुका है। पिछले 2 वर्षों से अधिक समय में जब से नवनिर्मित श्री राम मंदिर में रामलला की नई प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तब से अब तक अयोध्या नगरी के तमाम चौक चौराहों और सड़कों को भव्य रूप दिया गया है, ताकि देश दुनिया से यहाँ आने वालों को त्रेता युग की कोसलपुरी के माहौल का एहसास हो। इसी कड़ी में श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में श्री रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास की भी प्रतिमा लगाई गई है, जो राम कथा की अद्भुत रचना के उनके योगदान की यहाँ पर निरंतर याद दिलाती रहेगी। मयंक शुक्ला, अयोध्या, गुड न्यूज टुडे। और अब बात दिल्ली में यमुना की सफाई की। अब यमुना में सफाई का काम देश में शुरू किए गए स्वच्छ भारत अभियान की तर्ज पर चलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने अब यमुना की सफाई और
सफाई के लिए मंत्र दिया है और नदी की सफाई की मुहिम को जनता से जोड़ने और इसमें जन भागीदारी की अहमियत पर भी जोर दिया है। माना जा रहा है कि जिस तरह पिछले 10 साल में सरकार के साथ जनता की भागीदारी से स्वच्छ भारत अभियान परवान चढ़ा, उसी तरीके से यमुना की सफाई के लिए सरकार के प्रयासों में आम लोगों को शामिल किए जाने से उसका बेहतर नतीजा दिख सकता है। राजधानी दिल्ली में पूरी तरह से स्वच्छ, निर्मल, कल-कल बहती यमुना का सपना अब साकार होने वाला है। अब वह दिन दूर नहीं जब दिल्ली में यमुना नदी की सूरत बदलती हुई नजर आएगी, क्योंकि यमुना का कायाकल्प करने के लिए दिल्ली से लेकर केंद्र तक सरकार ने कमर कस ली है। लिहाजा यमुना की सफाई में तेजी लाने और इस काम को युद्ध स्तर पर अंजाम देने की तैयारी की जा रही है, ताकि जल्द से जल्द यमुना से गंदगी को दूर की जा सके। इस काम को परवान चढ़ाने के लिए अब हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यमुना की सफाई को लेकर गुरुवार को एक हाई लेवल मीटिंग की। इस मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह, उपराज्यपाल वीके सक्सेना, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और मुख्य सचिव सहित आला अधिकारी शामिल हुए। हाई लेवल की इस बैठक में यमुना की सफाई के लिए रोड मैप पर चर्चा हुई, ताकि इस नदी को नई जिंदगी मिले और आम लोग पौराणिक और सांस्कृतिक विरासत के रूप में चर्चित इस नदी को अपने मूल स्वरूप में देख सकें। इसके लिए सरकार ने 3 चरणों का रोड मैप तैयार किया है। इसके अंतर्गत यमुना की सफाई के लिए टाइमलाइन बनाकर 3 स्तरों पर काम किए जाने पर चर्चा हुई। इसके लिए 3 तरह की योजनाएं बनाई जा रही है, जिनमें से पहली है अल्पकालीन यानी 3 महीने की, दूसरी मध्यकालीन यानी 3 महीने से 1.5 वर्ष की योजना है और तीसरी दीर्घकालीन यानी 1.5 से 3 वर्ष की योजना है। बैठक में इन योजनाओं पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। हालांकि यह काम आसान नहीं है, क्योंकि बरसों से यमुना की सफाई की योजनाएं कागजों पर ही बनती रही है और जमीनी स्तर पर माकूल कार्रवाई अभी तक तो नहीं हो सकी है। लिहाजा बैठक में ये तय हुआ कि दिल्ली के जल प्रबंधन के लिए एक अर्बन रिवर मैनेजमेंट प्लान तैयार किया जाएगा। इस योजना को शहर के मास्टर प्लान से जोड़ा जाएगा, ताकि शहर में विकास और जल प्रबंधन के बीच तालमेल बना सके। ये भी तय किया गया है कि यमुना को स्वच्छ बनाने के लिए कुछ प्रमुख क्षेत्रों पर खास ध्यान दिए जाने की जरूरत है। इनमें शामिल है ड्रेन मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सीवेज और डेयरी वेस्ट मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट, सीवेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की पहचान और निगरानी, नदी का प्रवाह सुधारना, बाढ़ क्षेत्र सुरक्षा और हरित नदी तट विकास। इसके अलावा बैठक में प्रधानमंत्री ने यमुना की पुख्ता तरीके से सफाई को सुनिश्चित करने के लिए कुछ खास सुझाव भी दिए हैं। प्रधानमंत्री ने नदी से जनता को जोड़ने के लिए जन भागीदारी आंदोलन शुरू करने की सलाह दी है। उन्होंने इसके अंतर्गत स्वयं सेवकों और आम लोगों को नदी के पुनर्जीवन और सार्वजनिक आयोजनों में सक्रिय रूप से शामिल होने का सुझाव दिया है। बैठक में ब्रज क्षेत्र जैसे सांस्कृतिक रूप से समृद्ध क्षेत्रों को नदी जल आंदोलन से जोड़ने की जरूरतों पर भी विचार हुआ। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि छठ पूजा के दौरान दिल्ली वासियों को बेहतर सुविधा मिलनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट में बैठक के बारे में जानकारी साझा की और कहा कि दिल्ली वालों को वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और ईज टू लिविंग सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार दिल्ली की सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। बैठक में रियल टाइम डेटा और स्पेस टेक्नोलॉजी जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से नालों के प्रवाह और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की निगरानी की सलाह दी। इसके साथ साथ यमुना के हरियाणा, दिल्ली और प्रयागराज में संगम तट के हिस्सों की स्थिति की समीक्षा भी की गई। दिल्ली में यमुना नदी मैली होने के पीछे बड़ी वजह है वो गंदे नाले जो इसमें गिरते हैं। सरकार इस बात से अच्छी तरह वाकिफ है कि ऐसे नालों से मुक्ति दिलाए बगैर यमुना की सफाई मुमकिन नहीं है। यही वजह है कि दिल्ली सरकार ने अब यमुना को गंदे नालों से छुटकारा दिलाने के लिए बड़ा प्लान बनाया है। दिल्ली सरकार ने 27 डिसेंट्रलाइज एसटीपी यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण को मंजूरी दी है। ये प्लांट 3140 करोड़ रुपए की लागत से बनेंगे। इस प्रोजेक्ट के तहत टर्मिनल सीवेज पंपिंग स्टेशन लगाने, सीवेज लाइन बिछाने और अंतिम हाउस कनेक्शन तक के भी सभी काम शामिल हैं। यमुना नदी की सफाई और संरक्षण के मकसद से तैयार की गई इस योजना से यमुना में जल प्रदूषण और दुर्गंध में कमी लाई जा सकती है, तो साथ ही साथ दिल्ली में भूमिगत जलस्तर में गिरावट भी कम होने का अनुमान है। माना जा रहा है कि इन योजनाओं पर अगर मिशन मोड में समय से काम हुआ तो नतीजे जरूर अच्छे निकलेंगे और जल्द ही यमुना की नदी बहोरेंगे। दिल्ली से सुशांत मेहरा और कुमार कुणाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब बात करते हैं जल सहेलियों की। झांसी में महिलाएं खुद इकट्ठा होकर टूटे चेक डैम की मरम्मत करने में जुट गई हैं, क्योंकि यहां पहुंच नदी पर बना चेक डैम साल भर पहले टूट गया था, जिसकी वजह से आसपास के गांवों का जल से घटने लगा और गांवों में पानी की समस्या बन गई। इसके बाद जल सहेलियों ने चेक डैम के मरम्मत का जिम्मा खुद अपने कंधों पर उठा लिया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट।
हाथों में फावड़ा और सिर पर मिट्टी से भरी बोरियां लिए ये महिलाएं नारी शक्ति की जीती जागती मिसाल हैं, जिन्होंने अपने गांव से पानी की किल्लत को दूर करने का बीड़ा उठाया है। तस्वीरें झांसी के अठौंदना गांव की हैं, जहां 2021 में बना चेक डैम करीब 1 साल पहले क्षतिग्रस्त हो गया, जिसकी वजह से पहुज नदी से पानी का रिसाव होने लगा और अठौंदना समेत आसपास के कई गांव में पानी की समस्या होने लगी। आपको बता दें, लघु सिंचाई विभाग ने इस बांध को 2021 में 48 लाख की लागत से बनाया था। आप देख सकते हैं जब ये क्षतिग्रस्त हो गया तो यहाँ के आसपास के जो गांव हैं वहां पर जल स्तर नीचे हो गया। हालांकि प्रशासन से कई बार चेक डैम के मरम्मत की अपील भी की गई, लेकिन जब प्रशासन ने सुध नहीं ली तब अठौंदना गांव की महिलाएं खुद आगे आईं और चेक डैम की मरम्मत का जिम्मा जल सहेलियों ने अपने सिर पर उठा लिया। पहले जब ये बंधा हुआ था तो हमारे यहाँ पे पानी की दिक्कत नहीं थी, और जब 1 साल से टूटने के बाद इस साल हमारे यहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम महिलाएं जुड़ के जल सहेलियाँ बोरी बंधन से बांध के और इसको पूरा करेंगे, ताकि थोड़ा जल स्तर हमारा बढ़े और हम लोग घर के काम के लिए हम लोगों को दूर पानी लेने नहीं जाना। तो पानी नहीं आने की वजह से हम लोगों ने सोचा कि 1 साल से तो सरकार से सिफारिश कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हुई। हम किस लोगों बात की शिकायत कर रहे हैं कि इस पे चेक डैम बनाया जाए। हाँ। तो वो चेक डैम नहीं बना, तो हम लोगों ने फिर खुद से ही ये दीपावली के टाइम पे हम लोग आए, दीप प्रज्वलित किया और यहीं पे हम लोगों ने संकल्प लिया कि इसका बोरी बांध के हम लोग इसका पानी का स्तर बढ़ाएंगे। कहते हैं जल है तो कल है, और जल के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। बस इसी सोच के साथ ये जल सहेलियां अपने गांव में पानी की समस्या को दूर करने में जुटी हैं। झांसी से प्रमोद कुमार गौतम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए बात कर लेते हैं कार्स के अनूठे मेले की, जो न्यूयॉर्क में लगने जा रहा है। न्यूयॉर्क इंटरनेशनल ऑटो शो का ये 125वां साल है। 27 अप्रैल तक चलने वाले इस ऑटो शो में कार्स की नई जनरेशन की झलक आपको देखने को मिल सकती है। Auto show really got things started for the auto industry back in 1900 at the old Madison Square Garden. We had 69 different vehicle manufacturers represented in that first show, which is more manufacturers than we actually have today. But since that beginning of that time, back in November of 1900, set off this kind of annual exhibition of motor vehicles. First motor vehicles were steam, they were electric, and they were gas. So obviously gas prevailed for decades and decades and decades on it, but it's interesting to see where the genesis of the industry came about. Most of the manufacturing was... The report, Good News Today.